नमस्ते। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे सामने है कलाम एकेडमी की गाइड जिस्ट राजस्थान भूगोल, जो तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए है। सच कहूं तो पहली नजर में इतने सारे तथ्य देखकर कोई भी थोड़ा घबरा जाए। इसमें कोई शक नहीं, ये जानकारी का भंडार तो है, लेकिन हमारा काम इसे सिर्फ पढ़ना नहीं बल्कि समझना है। आज हम दो शिक्षकों की तरह इस घने मटेरियल से वो सबसे दिलचस्प और जरूरी बातें निकालेंगे जो आसानी से याद रह जाएं। बिल्कुल, हमारा मिशन है इस भूगोल को एक कहानी में बदलना। ये देखना कि कैसे राजस्थान, जो विरोधाभासों की भूमि है, अपनी सबसे बड़ी चुनौतियों को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल रहा है। हाँ, तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं। बहुत अच्छा कहा। चलिए शुरू करते हैं राजस्थान के विशाल आकार से। ये भारत का सबसे बड़ा राज्य है, ये तो हम सब जानते हैं। हाँ, पर इसका अंदाजा लगाना थोड़ा मुश्किल है। हाँ, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर्स। ये बस एक नंबर लगता है। इसे समझने का कोई और तरीका है? बिल्कुल, सोचिए। राजस्थान अकेले इजराइल से 17 गुना। 17 गुना? हाँ, और यूनाइटेड किंगडम यानी यूके से भी लगभग 1.5 गुना बड़ा है। जब हम कहते हैं कि ये भारत का सबसे बड़ा राज्य है, तो ये तुलना उसे एक वैश्विक परिप्रेक्ष्य देती है। वाह, अब जाकर इसके आकार का सही अंदाजा हुआ। और मैंने पढ़ा कि इसकी आकृति भी बड़ी अजीब है, विषमकोणीय चतुर्भुज। हाँ, ये तो किसी गणित के सवाल जैसा लगता है। हाँ, या यूं कहिए जैसे किसी ने बचपन में भूगोल की किताब पर एक टेढ़ी मेढ़ी पतंग बना दी हो। हाँ हाँ। ये याद रखने का एक अच्छा तरीका है। और ये पतंग सिर्फ बाहर से ही दिलचस्प नहीं है, अंदर से भी इसमें बहुत विविधता है। यहीं पर मुझे एक आम धारणा को चुनौती देनी है। ज्यादातर लोगों की तरह मैं भी सोचती थी कि राजस्थान मतलब सिर्फ थार का रेगिस्तान, लेकिन ये गाइड बताती है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी। यह सबसे बड़ी गलतफहमी है। राजस्थान को मुख्य रूप से 4 अलग-अलग भौगोलिक हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहला जाहिर है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, जो राज्य का सबसे बड़ा हिस्सा है। लेकिन दूसरा है अरावली पर्वतीय प्रदेश। अरावली, ये नाम तो सुना है। कहते हैं ये दुनिया की सबसे पुरानी पर्वतमालाओं में से एक है। ये सुनकर लगता है कि ये हिमालय से भी ऊंची होगी, पर इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर तो सिर्फ 1722 मीटर है। ऐसा क्यों? बहुत अच्छा सवाल है। पुरानी होने का यही मतलब है। अरावली एक वलित पर्वतमाला है, मतलब ये करोड़ों साल पहले पृथ्वी की 2 टेक्टोनिक प्लेटों के टकराने और एक कारागस की तरह मुड़ने से बनी। लेकिन करोड़ों सालों की हवा और पानी की मार ने इसे घिस दिया है, ठीक वैसे ही जैसे कोई पुराना पत्थर चिकना हो जाता है। इसीलिए आज ये हिमालय जितनी ऊंची नहीं, पर ज्यादा अनुभवी और स्थिर है। समझ गए। तो ये राजस्थान की रीढ़ की हड्डी की तरह है। और बाकी 2 हिस्से कौन से हैं? तीसरा है पूर्वी मैदानी प्रदेश, जो नदियों की लाई उपजाऊ मिट्टी से बना है और जहां सबसे ज्यादा आबादी रहती है। और चौथा है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, जिसे हम हाड़ौती का पठार भी कहते हैं। तो देखिए, एक ही राज्य में रेत के टीले, पहाड़ियां, उपजाऊ मैदान और पठार सब कुछ है। और ये अरावली सिर्फ जमीन को ही नहीं बांटती, बल्कि यहाँ के मौसम पर भी इसका गहरा असर पड़ता होगा। यहीं से राजस्थान की जलवायु की दिलचस्प कहानी शुरू होती है। बिल्कुल, अरावली एक तरह से राजस्थान की जलवायु की ट्रैफिक पुलिस है। ये बंगाल की खाड़ी से आने वाली मॉनसूनी हवाओं को रोककर पूर्वी राजस्थान में तो बारिश करवा देती है, लेकिन अरब सागर से आने वाली हवाएं इसके समानांतर निकल जाती हैं। अच्छा। जिससे पश्चिमी हिस्सा सूखा रह जाता है। अच्छा, तो इसीलिए जैसलमेर में कम और झालावाड़ में ज्यादा बारिश होती है। लेकिन मैंने इस किताब में एक खास शब्द पढ़ा, मावट। मुझे लगा ये कोई स्थानीय त्योहार होगा, पर यहाँ तो इसका संबंध मौसम से है। ये क्या चीज है? मावट त्योहार से कम नहीं है, कम से कम यहाँ के किसानों के लिए तो बिल्कुल नहीं। ये असल में भूमध्य सागर के ऊपर से उठने वाले तूफान हैं, जिन्हें पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। ये सर्दियों में हजारों किलोमीटर का सफर तय करके उत्तर भारत पहुंचते हैं और बारिश करते हैं। सर्दियों में बारिश, इसका क्या महत्व है? ये रबी की फसलों, खासकर गेहूं और चने के लिए सुनहरी बूंदें या गोल्डन ड्रॉप्स होती हैं। जिस साल मावट अच्छी होती है, उस साल फसल लहला उठती है। यह राजस्थान की कृषि के लिए एक वरदान है। ये तो बहुत ही दिलचस्प है। अब अगर पानी की बात चली है तो नदियों पर आते हैं। किताब में एक हैरान करने वाला तथ्य है कि राजस्थान के 60% से ज्यादा हिस्से में आंतरिक प्रवाह वाली नदियां हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि यहाँ की ज्यादातर नदियां इतनी लंबी यात्रा नहीं कर पाती कि किसी समुद्र में जाके मिलें।
वो राज्य के अंदर ही शुरू होती हैं और या तो किसी झील में या फिर रेगिस्तान की रेत में ही समाकर खत्म हो जाती हैं, जैसे घग्गर नदी। हाँ। जो हिमालय से तो निकलती है पर हनुमानगढ़ के पास रेगिस्तान में विलीन हो जाती है। और लूनी नदी का किस्सा तो और भी अनोखा है। आधी मीठी आधी खारी नदी, ये कैसे मुमकिन है? ये प्रकृति का एक अद्भुत करिश्मा है। लूनी नदी अजमेर की नाग पहाड़ियों से निकलती है, तब इसका पानी मीठा होता है। लेकिन बालोतरा पहुंचते पहुंचते ये रेगिस्तान की ऐसी जमीन से गुजरती है जिसकी मिट्टी में नमक बहुत ज्यादा है। वो नमक पानी में घुल जाता है और नदी खारी हो जाती है। तो ये सिर्फ एक अजूबा नहीं है, इसका मतलब है कि बालोतरा से आगे इस नदी के किनारे की जमीन में लवणता मतलब सैलिनिटी ज्यादा है। बिल्कुल, जिससे वहां की खेती और वनस्पति भी बदल जाती होगी। बिल्कुल सही। इसी भूगोल की वजह से वहां खास तरह की फसलें ही उग पाती हैं जो खारेपन को झेल सकें। ये दिखाता है कि भूगोल कैसे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है। पानी और मिट्टी की बात हो गई, अब जरा देखते हैं कि इस जमीन के अंदर क्या छिपा है। शुरुआत करते हैं यहाँ की वनस्पति से। राज्य वृक्ष है खेजड़ी। खेजड़ी सिर्फ एक पेड़ नहीं है, राजस्थान की संस्कृति का हिस्सा है। इसे रेगिस्तान का कल्प वृक्ष कहते हैं, यानी इच्छा पूरी करने वाला पेड़। इसकी फलियों यानी सांगरी की सब्जी बनती है, जो एक डेलिकेसी है। इसकी पत्तियां पशुओं का चारा है और इसकी लकड़ी भी काम आती है। ये मुश्किल हालात में जीने की कला सिखाता है। और वन्यजीव, शुष्क प्रदेश होने के बावजूद यहाँ रणथंभौर के बाघ और केवलादेव के प्रवासी पक्षी पूरी दुनिया में मशहूर हैं। हाँ, भरतपुर का केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान तो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में है। यह हजारों किलोमीटर दूर साइबेरिया से आने वाले सारसों का सर्दियों का घर है। ये दिखाता है कि यह परिदृश्य बाहर से जितना कठोर दिखता है, अंदर से उतना ही जीवन से भरपूर है। अब बात करते हैं उस चीज की जो राजस्थान की असली छुपी हुई ताकत है, खनिज। किताब में लिखा है कि कई खनिजों में तो राजस्थान का एकाधिकार है। जी हाँ, वॉलेस्टोनाइट, सेलेनाइट और जैस्पर के उत्पादन में तो राजस्थान का हिस्सा लगभग 100% है। और इसे खनिजों का अजायब घर सिर्फ इसलिए नहीं कहते क्योंकि यहाँ बहुत तरह के खनिज मिलते हैं, बल्कि इसलिए भी क्योंकि इन खनिजों ने ही इस धरती को ऐतिहासिक रूप से समृद्ध बनाया है। इसका कोई उदाहरण? उदयपुर के जावर खाने सदियों से सीसा, जस्ता और चांदी उगल रही हैं। इसी चांदी ने मेवाड़ साम्राज्य को आर्थिक रूप से बहुत मजबूत बनाया था। तो आज जो हम भव्य महल और किले देखते हैं, उनकी नींव में कहीं ना कहीं इस खनिज संपदा का भी योगदान है। ये एक बेहतरीन कनेक्शन है। और आज के जमाने में एक और संसाधन है जो यहाँ भरपूर है, धूप। और यही वो पॉइंट है जहां राजस्थान अपनी सबसे बड़ी चुनौती को सबसे बड़ी ताकत में बदल रहा है। जिस चिलचिलाती धूप और विशाल बंजर भूमि से लोग सदियों तक बचते थे, आज वही भारत का सौर ऊर्जा का हब बन रही है। जोधपुर के पास भड़ला सोलर पार्क दुनिया के सबसे बड़े सोलर पार्कों में से एक है। कल्पना कीजिए, जिस रेगिस्तान की धूप से लोग बचते थे, आज वही हजारों घरों को रोशन कर रही है। ये है भूगोल का समय के साथ बदलना। बिल्कुल। अब देखते हैं कि इस पूरे भूगोल का यहाँ रहने वाले लोगों पर क्या असर पड़ता है। जनसंख्या के आंकड़े तो साफ कहानी कहते हैं। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व जयपुर में है, 595 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, और सबसे कम जैसलमेर में सिर्फ 17। ये फर्क जमीन आसमान का है। ये साफ दिखाता है कि लोग वहीं बसना पसंद करते हैं जहां भूगोल मेहरबान है, यानी पूर्वी मैदानी इलाकों में, जहां पानी है, उपजाऊ जमीन है और रोजगार के साधन है। और यहाँ की जनजातियों का भी जिक्र जरूरी है। भील और मीणा जो राज्य की सबसे बड़ी जनजातियां हैं। हाँ, और उनका निवास भी भूगोल से जुड़ा है। मीणा जनजाति ज्यादातर पूर्वी राजस्थान के मैदानी और पठारी इलाकों में है, जबकि भील जनजाति दक्षिणी राजस्थान के अरावली के पहाड़ी और जंगली इलाकों में निवास करती है। उनकी संस्कृति और जीवन शैली पूरी तरह से उस भौगोलिक परिवेश से जुड़ी हुई है जिसमें वे सदियों से रह रहे हैं। और आखिर में बात करते हैं पेट भरने की, यानी कृषि की। पानी की कमी के बावजूद राजस्थान कई फसलों के उत्पादन में देश में अव्वल है, और मुख्य फसल है बाजरा। बिल्कुल, बाजरा एक ऐसा जादुई अनाज है जिसे कम पानी और ज्यादा तापमान चाहिए, जो राजस्थान के लिए एकदम सही है। ये यहाँ की जलवायु के साथ कृषि के तालमेल का सबसे अच्छा उदाहरण है। इसके अलावा सरसों के उत्पादन में भी राजस्थान देश में नंबर 1 है।
लेकिन एक तरफ बाजरा है तो दूसरी तरफ श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ को राजस्थान का अन्न का कटोरा भी कहते हैं, जहां नहरों की वजह से गेहूं और कपास की खेती होती है। और यही राजस्थान का विरोधाभास और खूबसूरती है। एक तरफ प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर की जाने वाली खेती है, तो दूसरी तरफ इंसानी इंजीनियरिटी और तकनीक से भूगोल को अपने पक्ष में मोड़ने की कोशिश। तो आज की हमारी ये चर्चा वाकई एक सफर जैसी रही। हमने राजस्थान की टेढ़ी मेढ़ी पतंग जैसी आकृति से लेकर आधी मीठी आधी खारी नदी तक की यात्रा की। हमने देखा कि ये सिर्फ रेत के टीलों और महलों की भूमि नहीं है। यहाँ दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, तो दुनिया के सबसे नए और बड़े सोलर पार्क भी हैं। यहाँ जमीन में खो जाने वाली नदियां हैं, तो जमीन के नीचे खनिजों का अथाह भंडार भी है। ये पूरी चर्चा एक गहरे विचार के साथ हमें छोड़ जाती है। हमने इन स्रोतों से जाना कि कैसे भूगोल यहाँ के इतिहास और अर्थव्यवस्था को आकार देता है। अरावली पर्वतमाला सिर्फ जलवायु को ही नहीं बांटती, इसने सदियों तक साम्राज्यों के लिए एक प्राकृतिक दीवार का काम भी किया है, जिसने पूर्व के उपजाऊ मैदानों को पश्चिम के आक्रमणों से बचाया। तो सुनने वालों के लिए अंतिम विचार क्या है? अंतिम विचार ये है, आज जब पूरी दुनिया नवीकरणीय ऊर्जा मतलब रिन्यूएबल एनर्जी और जल संरक्षण जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित कर रही है, तो क्या राजस्थान की भौगोलिक विशेषताएं, जिन्हें कभी इसकी सबसे बड़ी चुनौती माना जाता था, जैसे अथाह धूप और विशाल शुष्क भूमि, अगले 50 वर्षों में इसकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती हैं? ये सवाल भविष्य के राजस्थान की कहानी लिखेगा।